हाँ देखो, यदि सॉल्यूट is 100% ionizable, यदि सॉल्यूट 100% आयोनाइजेबल है तो जो वॉन्टो फैक्टर है ना आई इज कैलकुलेटेड फ्रॉम स्टोइकियोमेट्रिक तो आई को हम केवल स्टोइकियोमेट्री से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? अब जैसे मैं कुछ सॉल्यूट लेता हूँ और उनका वॉन्टो फैक्टर लिखता हूँ, सॉल्यूट और वॉन्टो फैक्टर। जैसे देखो, जैसे हम लिखे यूरिया, अब यूरिया एक नॉन आयोनाइजेबल सब्सटेंस है, इसका वॉन्टो फैक्टर आएगा 1, यानी कि सॉल्यूट में डिसॉल्व होने के पहले और सॉल्यूट में डिसॉल्व होने के बाद यूरिया के नंबर ऑफ पार्टिकल में कोई अंतर आने वाला नहीं है। यदि यूरिया के 100 मॉलिक्यूल किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किए जाएं तो डिसॉल्व होने के बाद भी वो 100 ही रहेंगे। अब जैसे NaCl, ये आयोनाइजेबल सब्सटेंस है। अब इसका एक यूनिट फॉर्मूला 2 आयन से देगा, एक Na+ और एक Cl-। इसका वॉन्टो फैक्टर होगा 2। आपने 1 मोल नमक, 1 मोल सोल्ट, यदि हमने पानी में वाटर में डिसॉल्व किया तो वाटर में जाने के बाद क्या पार्टिकल 1 मोल रहेंगे? क्या पार्टिकल 2 मोल हो जाएंगे। 1 मोल Na+ और 1 मोल Cl-। अब क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर ही डिपेंड करती है, वो नेचर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड नहीं करती। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर इस बात का कोई इफेक्ट नहीं होता कि पार्टिकल कैटायन है या एनायन है। इफेक्ट केवल एक बात का होता है कि पार्टिकल गिनती में कितने हैं। यदि पार्टिकल गिनती में ज़्यादा होंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, कम होंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी। अच्छा, NaCl के बाद एक ही कैल्शियम क्लोराइड, इसका वॉन्टो फैक्टर आएगा 3, क्योंकि इसके डिसोसिएशन से देखिए, एक तो मिलेगा कैल्शियम कैटायन और 2 मिलेंगे क्लोराइड एनाइन, और वॉन्टो फैक्टर हो जाएगा 3। ऐसे देखिए, एक है जैसे कि एल्यूमिनियम नाइट्रेट, इसका वॉन्टो फैक्टर होगा 4। जब इसको वाटर में डिसॉल्व करें और इसका 100% आयोनाइजेशन हो जाए तो 1 एल्यूमिनियम कैटायन एंड 3 नाइट्रेट एनायन, नाइट्रेट। अच्छा, एक और देखिए, जैसे कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड, अब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये, इसका वॉन्टो फैक्टर होगा 5, क्योंकि जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं ना तो 4 तो मिलते हैं पोटेशियम कैटायन और 1 मिलता है फेरोसाइनाइड एनायन। ये पूरा फेरोसाइनाइड एनायन पूरा एक ही एनायन होता है, वो अलग अलग नहीं होते। तो इस तरीके से हम सॉल्यूट की स्टोइकियोमेट्री के बेस पर हम वॉन्टो फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये कैलकुलेशन तब होगी जब सॉल्यूट का 100% आयोनाइजेशन हो तो। बात समझ में आ गई? अच्छा, यदि आयोनाइजेशन 100% ना हो, कम हो, ये तो तब है ना जबकि अल्फा इजिकल टू 100% है। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब आगे की कंडीशन देखो, इफ यदि यहाँ पर जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है इज लेस देन 1 या लेस देन 100%, फ्रैक्शन में लेंगे तो लेस देन 1, परसेंटेज में लेंगे तो लेस देन 100%, यानी कि अल्फा, इसका सिंबल क्या है? अल्फा। तो उस केस में अब वॉन्टो फैक्टर के ऊपर अल्फा का भी इफेक्ट होता है। कैसे? सपोज कीजिए एक आपके पास यहाँ पर सॉल्यूट है ए, अब ये वाटर में डिसॉल्व होकर के मान लीजिए B के N पार्टिकल दे रहा है। जैसे कि ये साल्ट है NaCl,
ये वाटर में डिजोल्व होकर के दो पार्टिकल दे रहा है, एक Na+ और एक Cl-। तो NaCl के लिए N की वैल्यू आ जाएगी 2, कैल्शियम क्लोराइड के लिए N की वैल्यू आएगी 3। इस तरीके से स्टार्टिंग में इसका 1 मोल लिया, इसका 0 मोल है। वाटर में डिजोल्व होने के बाद इसका 1 - अल्फा मोल, ये होगा N अल्फा मोल। तो यहाँ पर जो वॉन्टो फैक्टर निकालते हैं ना, तो यहाँ पर आएगा देखिए मोल आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन मोल बिफोर डिसोसिएशन, ये होगा वॉन्टो फैक्टर। अच्छा, डिसोसिएशन के बाद कितने मोल होंगे? 1 - अल्फा प्लस N अल्फा। डिसोसिएशन के पहले कितना था? 1। तो यही आपके वॉन्टो फैक्टर निकल आया, I = 1 - अल्फा प्लस N अल्फा। ठीक है, ये तो हो गया डिसोसिएशन के केस में। यदि एसोसिएशन के केस में क्या होगा? अब देखो, इफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन, अब डिसोसिएशन नहीं, अल्फा इज लेस देन 1, उस केस में ये फार्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा बस। और वो क्या होगा जरा देखिए, I = 1 - अल्फा तो आएगा ही, यहाँ तो था N अल्फा, क्योंकि पार्टिकल बढ़ते हैं तो N से मल्टीप्लाई करेंगे, एसोसिएशन में घटते हैं तो N से डिवाइड करेंगे हम, अल्फा डिवाइडेड बाई N। एसोसिएशन में बस देखो दोनों फार्मूले मिलते जुलते ही हैं। ये 1 - अल्फा प्लस N अल्फा इन केस ऑफ डिसोसिएशन, 1 - अल्फा प्लस अल्फा बाई N इन केस ऑफ एसोसिएशन। इस तरीके से वॉन्टो फैक्टर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, एसोसिएशन में एक चीज़ और है, देखिए, यदि 100% एसोसिएशन हो, देखिए इफ 100% एसोसिएशन टेक प्लेस, क्या होगा यहाँ पर? अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। मान लीजिए एक के दो पार्टिकल है, वो सॉल्यूशन में जाकर के एक बन जा रहा है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइमेराइजेशन। और डाइमेराइजेशन के केस में वॉन्टो फैक्टर हो जाएगा 1/2। क्या होगा? क्योंकि आधे हो जाएंगे ना पार्टिकल, 1/2 हो जाएगा। अच्छा, यदि एक के 3 पार्टिकल है और ये जाकर के एक हो रहा है, इसको बोलेंगे ट्राइमेराइजेशन। और उस केस में I = होगा 1/3। ये 100% हो तो, और यदि पार्शियल हो तो फिर इसको काम में लेंगे हम। ये था आपके वॉन्टो फैक्टर। अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, कुछ सवाल अपन देखते हैं। रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अपन डिस्कस करते हैं। देखें यहाँ पर, अब देखो, एक तो इसमें कुछ बड़े सिंपल से सवाल होते हैं। देखिए कि जैसे कि क्वेश्चन है कि वेपर प्रेशर का डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर कि अरेंज द सॉल्यूशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन लेते हैं अपन, जैसे कि 1 m यूरिया, 1 m NaCl और 1 m कैल्शियम क्लोराइड। अब सवाल ये,
वेपर प्रेशर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब जिसका वेपर प्रेशर सबसे कम होगा ना उसको पहले लिखना है। अच्छा, वेपर प्रेशर क्या होता है? जब अपन सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं तो वेपर प्रेशर घटता है कि बढ़ता है? घटता है। उसका नाम ही लॉवरिंग है, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। फिर रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर डिक्रीज। अच्छा, लॉवरिंग जितनी ज़्यादा होगी वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। देखो एग्जाम में मिस्टेक कहाँ होती है? देखो सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल बढ़ेंगे तो डेल्टा पी बढ़ेगा, लॉवरिंग बढ़ेगी, लेकिन वेपर प्रेशर घटेगा। अरे कमी बढ़ रही है तो मैग्नीट्यूड तो घटेगा ना। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लॉवरिंग इन द वेपर प्रेशर के ऑर्डर में जमाओ, कि साहब किस में लॉवरिंग कम किस में ज़्यादा होगी। कई बार क्वेश्चन आता है वेपर प्रेशर के ऑर्डर में जमाओ, कि किसका वेपर प्रेशर कम किसका ज़्यादा होगा, दोनों का ऑर्डर अलग अलग होगा। या डेल्टा पी अलग चीज़ है और पी अलग चीज़ है। तो भाई यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए कि इफ, ध्यान दीजिए, डेल्टा पी इंक्रीज तो आपके जो पी एस होगा ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्योंकि डेल्टा पे इंक्रीज का मतलब क्या है? लॉवरिंग इंक्रीज, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर इंक्रीज। वेपर प्रेशर में कमी बढ़ रही है, कमी ज़्यादा हो रही है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो घटेगा ना। अब सवाल ने पूछा क्या है? अरेंज द सॉल्यूशन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। भाई ये सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करना है। अब किस बेस पर देखेंगे? तीनों की कंसंट्रेशन तो सेम है, फिर देखेंगे वन टॉप फैक्टर के बेस पर। यूरिया सॉल्यूशन के लिए वन टॉप फैक्टर की वैल्यू 1 है, NaCl के सॉल्यूशन के लिए वन टॉप फैक्टर की वैल्यू 2 है, और कैल्शियम क्लोराइड के लिए वन टॉप फैक्टर की वैल्यू 3 है। अब जिसका वन टॉप फैक्टर ज़्यादा होगा उसका डेल्टा पी ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो देखिए यहाँ पर इफ क्या हो रहा है? वन टॉप फैक्टर इंक्रीज बाय डेल्टा पी इंक्रीज। अच्छा, डेल्टा पी इंक्रीज तो क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज। सबसे ज़्यादा वन टॉप फैक्टर किसका है? कैल्शियम क्लोराइड का। इसका वेपर प्रेशर सबसे कम होगा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले आएगा कैल्शियम क्लोराइड, इसके बाद आएगा NaCl, इसके बाद आएगा यूरिया। बात समझ में आ गई? चलो अब इसी में कैटेगरी में देखो एक एग्जांपल और अपन लेते हैं। भले ये सॉल्यूशन के केस में 3 सॉल्यूशन अपन ने लिए हैं। अब देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 0.1 m ग्लूकोज, 0.2 m यूरिया, 0.3 m सुक्रोस। अब देखो ये तीनों एग्जांपल है, ग्लूकोज, यूरिया और सुक्रोस, तीनों नॉन आयोनाइजेबल है। तो यहाँ पर इसका वन टॉप फैक्टर 1, इसका भी वन टॉप फैक्टर 1 और इसका भी वन टॉप फैक्टर 1। अब डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन के ऊपर। तो अब यदि यहाँ पर कंसंट्रेशन इंक्रीज तो डेल्टा पे इंक्रीज, क्योंकि मॉल पर लीटर बढ़ रहा है ना, और डेल्टा पे इंक्रीज तो पी सॉल्यूशन डिक्रीज। तो सबसे कम वेपर प्रेशर होगा सुक्रोज का, उससे ज़्यादा यूरिया का, और सब ज़्यादा होगा यहाँ पर ग्लूकोज का। समझ में आ गई बात? अच्छा, तीसरा एक और देखिए, जैसे कि मान लीजिए 0.1 m यूरिया, 0.2 m, या यूँ देखिए 0.05 m कैल्शियम क्लोराइड
और 0.03 एल्यूमिनियम सल्फेट। ये 3 सॉल्यूशन है। अब तीनों में क्या खास बात है, कंसंट्रेशन भी अलग है और वॉन्टो फैक्टर भी अलग है ना। तो दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। तो क्या करें आप, अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। तो देखिए इसके लिए I इंटू सी निकालते हैं। यूरिया के लिए I इजिकल टू 1 है, C 0.1 है, तो टोटल कितना आ गया 0.1। कैल्शियम क्लोराइड के लिए I इंटू सी निकाल लेते हैं। बॉन्टो फैक्टर 3, CaCl2 है, एक कैल्शियम 2 क्लोरीन, कंसंट्रेशन है 0.05 और ये आ जाएगा 0.15। एल्यूमिनियम सल्फेट में देखिए, अब इसके लिए I इंटू सी, I आएगा 5, 2 एल्यूमिनियम और 3 सल्फेट, कंसंट्रेशन है 0.03, ये 0.03, तो कितना आ गया 0.15। तो देखिए कैल्शियम क्लोराइड के लिए भी 0.15, इसके लिए भी 0.15, तो भाई दोनों का वेपर प्रेशर तो इक्वल होगा, सेम होगा और इससे कम होगा, ठीक है ना। क्योंकि अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि I इंटू से इंक्रीज होगा तो आपका डेल्टा P इंक्रीज होगा लेकिन PS डिक्रीज होगा। तो अपन कह सकते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड तो बराबर है एल्यूमिनियम सल्फेट के और उससे ज़्यादा होगा आपके यूरिया सॉल्यूशन का। तो एक तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसमें 4 ऑप्शन भी दे देते हैं कई बार और पूछ लेते हैं कि किसका वेपर प्रेशर कम होगा, किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। आगे ज़रा देखिए, अब कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चन इसके देखते हैं, आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं इसकी। देखिए हर तरह के सवाल देखिए, देखो एक क्वेश्चन, चलो उतार लो, अभी कुछ उतार रहे हो उतार लो। The vapor pressure of water is 200 mmHg. 3 gram urea dissolved in 200 gram water. Find vapor pressure of solution. Solution का क्या निकालना है, वेपर प्रेशर, यानी कि हमको PS फाइंड आउट करना है। अब PS निकालने का एक तो डायरेक्ट फार्मूला भी है, देखो हम चाहे तो इससे निकाल लें कि PS इक्वल टू P नॉट और X सॉल्वेंट, ये भी फार्मूला है। हम चाहे तो इससे भी निकाल सकते हैं कि डेल्टा P इक्वल टू P नॉट X सॉल्यूट, ये भी है। पर डेल्टा P क्या है, लोअरिंग, कमी निकाल लेंगे और इसको 200 में से माइनस कर देंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ जाएगा। या एक सॉल्वेंट निकाले तो डायरेक्ट इससे भी आ जाएगा, दोनों ये तो एक ही ना। राउट लॉ के 2 स्टेटमेंट थे, पहला स्टेटमेंट हमने ये लिखा था और इसी से कोई डेरिवेशन करके सेकेंड स्टेटमेंट भी निकाला था। तो कोई भी क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार जो सबसे कम टाइम ले वो हम काम में ले सकते हैं। तो इसी से काम हो रहा है सारा का सारा। तो अब निकालना पड़ेगा X सॉल्वेंट, क्या निकालना पड़ेगा, X सॉल्वेंट। अच्छा, एक सॉल्वेंट में सॉल्वेंट के मोल अपन टोटल मोल। तो सबसे पहले देखते हैं मोल ऑफ यूरिया। अब यूरिया 3 ग्राम है, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 60, यानी कि 1/20, यानी कि 0.05 मोल तो क्या आ गई, यूरिया आ गई, ठीक है। आगे देखिए मोल ऑफ वाटर, अब 200/18, 200/18 मोल कितना हो जाएगा,
200 अपॉन 18, 11.2 के करीब। ठीक है। अच्छा, टोटल मोल, तो 11 पॉइंट हो जाएगा 25 मोल, हो गया। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मोल 11.2 और टोटल मोल 11.25। कितना आएगा? 0.9 के कितना आएगा? 0.9 के आसपास आएगा, है ना? पॉइंट और भी आगे आएगा। मोल फ्रैक्शन डेसिमल के 2 या 3 डिजिट तक निकालते हैं, क्योंकि इसका तो मैग्नीट्यूड ही डेसिमल के बाद ही आता है, जो भी हो, है ना। चलो, जैसे 0.97 अपन ने ले लिया इसको, लगभग जो है। अब निकाल लेते हैं PS। अब P नॉट की वैल्यू इधर की 200 और ये आ गया 0.97। 200 इंटू 0.97, तो देख लो कितना आ रहा है। 0 0 100, हाँ, तो 194 mmHg, ये हमारा आंसर है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए। देखो, सवाल इस तरीके से है। देखो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 150 टोर। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 150 टोर। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना है? 150 टोर है, दे रखा है सवाल के अंदर। देखो, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व in the solution, non-volatile solute dissolve in this solution. Vapor pressure decrease by 5%. By 5%. Find mole fraction of solvent. Mole fraction of solvent. अब जरा देखिए, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब हमारे पास फार्मूला ये ऐसे भी निकाल सकते हो कि डेल्टा P अपॉन P नॉट इक्वल टू एक्स सॉल्यूट। एक्स सॉल्यूट निकालना है, और एक्स सॉल्यूट से क्या आ जाएगा आपके? 1 माइनस एक्स सॉल्यूट इक्वल टू एक्स सॉल्वेंट। अच्छा, देखिए, P नॉट तो दे रखा है 150, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर है 150 टोर, और कह रहे हैं कि वेपर प्रेशर डिक्रीज बाय 5%। अच्छा, डेल्टा P कितना आएगा जरा बताना? डेल्टा P 150 का 5%, 150 का 5%। जब हम सॉल्यूशन में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व कर देते हैं तो वेपर प्रेशर 5% घट जाता है। तो डेल्टा P क्या है? लॉरिंग इन वेपर प्रेशर ही तो है। तो डेल्टा P विल बी 5% ऑफ 150। तो सीधा 150 का 5% निकाल लीजिए आप। 150 अपॉन 100 यानी कि 7.5 टोर। क्लियर? अब सीधा सीधा एक सॉल्यूट निकाल लीजिए आप। तो डेल्टा P तो 150 है,
अरे कितना आएगा 7.5 नहीं 7.5 अपॉन 150, ठीक है। तो आपके ये 0 कर दीजिए, 5 टाइम कैंसिल और कितना आ गया 0.05। ये एक सॉल्यूट, हमको निकालना एक सॉल्वेंट, तो 1 माइनस 0.5 तो कितना जाएगा 0.95। यही आंसर है। एक और सवाल देखिए इसी तरीके से। इसमें कई तरह के सवाल, कई तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं इसके अंदर। देखिए देखो एक सवाल है, देखो 2 ग्राम आदेश हाँ लेकिन 2 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, 2 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट dissolve in 200 ग्राम वाटर, 200 ग्राम वाटर lowering in vapor pressure is 5 torr, lowering in vapor pressure is 5 torr, vapor pressure of pure water is 100 torr, vapor pressure of pure water is 100 torr। calculate molality of solution, molality of solution, क्या निकालने सॉल्यूशन की मोलारिटी फाइंड आउट करनी है। अब देखो ये सवाल थोड़ा सा टेक्निकल है। अच्छा देखो उस दिन मैंने आपको बताया था कि इन सवालों को सोल्व करने के लिए अपन इस टर्म को काम में लेंगे, स्मॉल n अपॉन कैपिटल n, बताया था ना। नीचे स्मॉल n को नेग्लेक्टेड मान के हम छोड़ देंगे, समझ में आ गई बात। अच्छा इसको देखो 2 तरीके से सवाल को सोल्व कर सकते हैं हम। पहले इस फार्मूले से देखिए, हमको निकालना सॉल्यूशन की मोलालिटी है। अच्छा मोलालिटी कहाँ छिपी हुई है, इसमें छिपी हुई है मोलालिटी। चलो इसमें से मोलालिटी को बाहर निकालते हैं। देखिए डेल्टा P अपॉन P नॉट, ये स्मॉल n क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट। अच्छा कैपिटल N क्या है, मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो कैपिटल N को ओपन करते हैं तो देखिए वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा सॉल्वेंट का वेट ग्राम में आएगा, यहाँ पर आएगा नहीं आएगा, क्योंकि मोल क्या होता है, ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यहाँ तक क्लियर। अब हमको तो इसमें मोलालिटी खोजनी है। हम क्या करें, देखिए ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक, ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और थोड़ा सा इसमें देखिए, हालांकि काम हमारा हो गया 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो n इंटू 1000 अपॉन वेट इन ग्राम और ऊपर कैपिटल M। अच्छा जरा इसको गौर से देखिए, ये क्या है, मोलालिटी। ये क्या है, मोल है। मोलालिटी क्या होती है कि मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यदि ये वेट केजी में होता तो ऊपर 1000 की नीड नहीं थी, बट क्योंकि आया तो मोल से तो वेट तो ग्राम में ही आएगा है, क्योंकि हमने कैपिटल N को लिखा है ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास।
तो ऊपर 1000 हमको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। तो ये पूरी के पूरी टर्म क्या किसको रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर? मोलालिटी को। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोलालिटी। इस पूरे की जगह क्या लिख दिया हमने? मोलालिटी इनटू कैपिटल एम अपॉन 1000। बताओ भाई, यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? अब सब कुछ सवाल के अंदर गिवन है। चलो डेल्टा पी है 5 टॉर, 5 टॉर, पी नोट दे रखा 100 टॉर, ये 100 टॉर। मोलालिटी हम निकाल लेंगे। कैपिटल एम सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास, सॉल्वेंट क्या है? वाटर, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास आएगा 18। नीचे 1000 है, ये 1000। अब जरा 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो एम कितना हो गया? देखिए 50 अपॉन 18। और सॉल्व करने पर आपकी मोलालिटी आ जाएगी यहाँ पर, देखिए 2.6 मोल पर केजी। अच्छा, इसको सोल्व करने का और भी कोई तरीका हो सकता है क्या? देखो एक तरीका और है, इसको मोलालिटी की डेफिनेशन को काम में लेके भी सोल्व कर सकते हैं अपन। देखो एक तरीका और देखिए, एक अल्टरनेटिव मेथड और देखिए। एक मेथड और देखते हैं। इस अल्टरनेटिव मेथड में किसको काम में लेंगे? मोलालिटी की डेफिनेशन को काम में लेंगे। लेकर के देखते हैं। अज्यूम कर लेते हैं कि मोलालिटी कोई भी मान लो x है, कुछ भी मान लो आप, अज्यूम। मोलालिटी इक्वल टू x। अच्छा, मोलालिटी x का क्या मतलब हुआ? x मोल 1000 ग्राम में डिजोल्व है। इसका मतलब सीधा हो गया कि भाई मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? x मोल, और वेट ऑफ द सॉल्वेंट होगा H2 होगा आपका 1000 ग्राम। ठीक है? अरे मोलालिटी की डेफिनेशन यही तो है कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जितना मोल घुल जाएगा उसी को तो मोलालिटी कहेंगे ना। अब हमारे पास फार्मूला ये है कि डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, मोल ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ये तो फार्मूला है ना कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, अरे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा जरा देखो, डेल्टा पी कितना दे रखा है यहाँ पर? 5, पी नॉट 100, स्मॉल एन की जगह x, ये तो निकालना ही है हमको, ये 18 अपॉन 1000। वही चीज आ गई ना, सेम चीज। फर्क इतना सा है, सेकंड मेथड में हमने मोलालिटी की डेफिनेशन को काम में ले लिया, अब मोलालिटी की डेफिनेशन से सॉल्वेंट का वेट निकाल लिया, और यहाँ भी आप सॉल्व करके जब x की वैल्यू निकालोगे ना तो आएगा 2.6 मोल पर केजी। और ये आपके मोलालिटी यानी कि रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर से मोलालिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन और जरा देखिए, देखो 373 केल्विन, 373 केल्विन vapor pressure of aqueous solution of glucose is,
वेपर प्रेशर ऑफ aqueous solution of glucose is 750 torr. At 373 Kelvin, vapor pressure of aqueous solution of glucose is 750 torr. बात समझ में आ गई? Find molality and mole fraction of solution. अब जरा इस सॉल्यूशन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, क्या इसमें कुछ आपको डेटा हिडन लग रहा है? क्या कोई डेटा मिसिंग लग रहा हो कि साहब इसमें ये तो है ही नहीं? हाँ, क्या चीज? डेल्टा पी। हाँ बोलो। एस्टो का? हाँ बोलो। वो पी नॉट गिवन नहीं है, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर नहीं है। सॉल्यूशन का तो है लेकिन वाटर का नहीं है। वाटर के में से सॉल्यूशन को घटाएंगे डेल्टा पी आ जाएगा, लेकिन वाटर का है का? लेकिन वाटर का वेपर प्रेशर छुपा हुआ है कहीं, वहां से निकालना पड़ेगा हमको। देखो यहां पर जो ग्लूकोज के एक्वस सॉल्यूशन का जो 750 टॉर वेपर प्रेशर है ना, वो 373 केल्विन पर है, और ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 373। देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो 373 केल्विन है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जिस पर वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाए। अच्छा, 1 atm में कितने टॉर होता है? 760 टॉर। तो एट बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 760 टॉर। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन से प्योर वाटर का वेपर प्रेशर आ गया, यानी कि पी नॉट आ गया हमारे पास 760 टॉर आ गया ना, और पी सॉल्यूशन गिवन है 750 टॉर, है या नहीं है? अच्छा, दोनों का डिफरेंस क्या होगा? डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या है? पी नॉट माइनस पी एस, 760 माइनस 750 इक्वल टू 10 टॉर। अब हमारा काम हो जाएगा, अब हमारा काम है, अब मोलैलिटी भी निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन भी निकल जाएगा। चलो पहले मोलैलिटी निकाल लेते हैं। अब देखिए, ये डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोलैलिटी इंटू कैपिटल एम अपॉन 1000। ये तो फार्मूला है ना, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था ना। डायरेक्ट काम में ले सकते हैं। अरे ये चीज निकाल लेना पहले अपन ने पिछले 2 सवालों में, अब तो सीधा काम में ले सकते हैं। चलो, डेल्टा पी 10 टॉर, पी नॉट की वैल्यू है 760, मोलैलिटी निकालेंगे, वाटर है 18 और ये 1000। बस अब आपको सोल्व करके मोलैलिटी स्मॉल एम बस फाइंड आउट करना है।
मोललिटी, यानी कि स्मॉल एन वो निकाल लेता है और वो आ जाती है यहाँ पर 0.74। आ गई। और अगला क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के लिए डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स सॉल्यूट, डेल्टा पी 10 और 760 इक्वल टू एक्स सॉल्यूट। तो सीधा एक्स सॉल्यूट निकाल लीजिए 1/76, यही आंसर है। समझ में आ गई बात? क्लियर? एक और सवाल देखिए छोटा सा। देखो सवाल इस तरीके से है कि lowering in vapor pressure is 10 torr when X solute is 0.4. Lowering in vapor pressure is 10 torr when X solute is 0.4 torr. Find X solvent to lowering the vapor pressure by 20 torr. Find X solvent to lowering the vapor pressure by 20 torr. अब देखो इसके लिए हमारे पास फार्मूला वही है कि डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स सॉल्यूट। लेकिन हमारे पास डेल्टा पी की दो डिफरेंट वैल्यूज हैं, एक तो 10 टॉर है और एक 20 टॉर है। 10 टॉर और 20 टॉर। तो अपन क्या करें यहां पर, देखो डेल्टा पी डैश अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स डैश सॉल्यूट और दोनों को डिवाइड कर दीजिए। कर सकते हैं? दोनों को डिवाइड करेंगे तो पी नोट से पी नोट हो गया कैंसिल। अब फर्स्ट केस में डेल्टा पी आ रहा है 10 टॉर, सेकंड केस में आ रहा है 20 टॉर। फर्स्ट केस में एक सॉल्यूट 0.4 है और सेकंड केस में एक सॉल्यूट हम निकाल लेंगे। तो एक्स डैश सॉल्यूट आएगा 0.8। लेकिन सवाल ने ये एक्स सॉल्यूट नहीं पूछा, सॉल्वेंट पूछा है, तो 1 में से घटा देंगे तो एक्स डैश सॉल्वेंट 1 माइनस 0.8 इक्वल टू 0.2। यह आंसर है। समझ में आ गया? अच्छा यहां पर एक चीज और है, देखिए वेपर प्रेशर को फाइंड करने का एक मेथड है वॉकर मेथड। इस वॉकर मेथड का जिक्र एनसीईआरटी में तो नहीं है, शीट पे कुछ क्वेश्चन है इसके, मेडिकल की शीट में भी है और आपके ये आईआईटी की शीट पे भी। एक बार एडवांस में सवाल भी आया इसके ऊपर, नीट में नहीं आया कभी सवाल, एक आध बार एडवांस में इसके ऊपर सवाल भी पूछा गया है, एक आध बार ही आया है लेकिन आया है। उसको देख लेते हैं। देखिए देखो वॉकर मेथड टू डिटरमाइन द
वेपर प्रेशर। देखिए एक मेथड है वॉकर मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को डिटरमाइन करने का एक वॉकर मेथड है। अब इस मेथड का बेसिक प्रिंसिपल क्या है वो जरा देखिए। ये मिटा दो ये। देखो इस मेथड का तो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि यदि हम ड्राई एयर को, देखो क्या है पहले ये समझिए, एक वैकेंट कंटेनर में आपने को लिक्विड लिया है, तो लिक्विड का कोई ना कोई वेपर प्रेशर होगा। ये वेपर प्रेशर होगा लिक्विड का, जिसको प्रेशर गेज पर पढ़ा जा सकता है। वेपर प्रेशर होगा ना। अच्छा, लिक्विड जितना ज्यादा वेपराइजेबल होगा वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। लिक्विड जितना ज्यादा वेपराइजेबल होगा वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। अच्छा, वेपराइजेबल कब ज्यादा होगा? जब बॉइलिंग पॉइंट कब होगा? लिक्विड की वेपराइजेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। यदि इस कंटेनर में हम पानी भरेंगे और अल्कोहल भरेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा अल्कोहल का, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम है। ये तो एक बड़ी बेसिक थीम है वेपर प्रेशर की, जो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब वॉकर मेथड में क्या होता है देखिए कि यदि हम इस लिक्विड में ड्राई एयर पास करें, ड्राई एयर यहां से गुजारे और ऊपर से एयर को बाहर निकाल दें हम। एयर कौन से लें? ड्राई। ये ड्राई एयर जब ऊपर से पास होगी तो क्या ड्राई रहेगी क्या बताओ? उसमें लिक्विड की वेपर भी आ जाएगी। एंटर तो हमने ड्राई एयर किया था, बट ऊपर मॉइस्ट एयर बाहर निकलेगी। मॉइस्ट क्या स्पेलिंग होती है? मॉइस्ट एयर बाहर निकलेगी, ठीक है ना। अच्छा, मॉइस्ट एयर में क्या होगा? वेपर हो गया लिक्विड की, उसमें मिल जाएगी। इससे क्या होगा? इस लिक्विड के मास में कमी आएगी। लिक्विड का वेट क्या होगा? कम हो जाएगा। जैसे 100 ग्राम लिक्विड था, आपने इसे 10 मिनट तक ड्राई एयर पास की, तो 10 मिनट तक वो ड्राई एयर क्या करेगा? कुछ वेपर को अपने साथ लेकर के बाहर निकल जाएगा। इससे लिक्विड के मास में कमी आएगी। अच्छा देखिए, ड्राई एयर ज्यादा से ज्यादा आप वेपर अपने साथ लेकर के जाए। ड्राई एयर ज्यादा से ज्यादा वेपर अपने साथ लेकर के बाहर निकले। इसके लिए लिक्विड में क्या टेंडेंसी होनी चाहिए? बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए। लिक्विड ज्यादा वेपराइजेबल होना चाहिए। लिक्विड जितना ज्यादा वेपराइजेबल होगा, ये ड्राई एयर उतनी ज्यादा वेपर को अपने साथ लेकर के बाहर निकलेगा। क्योंकि एयर के साथ वेपर ही तो जा रही है ना, तो लिक्विड में वेपर में बदलने की जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी, जितना ज्यादा वेपराइजेबल होगा, उतनी ज्यादा अमाउंट में वेपर ड्राई एयर के साथ बाहर निकल जाएगी और लिक्विड के मास में कमी उतनी ही ज्यादा होगी। लिक्विड का मास उतना ही ज्यादा घटेगा। अच्छा, लिक्विड का वेपर प्रेशर भी वेपोराइजेबिलिटी के प्रोपोर्शनल है। वेपोराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो वेपर प्रेशर भी बढ़ता है, और वेपोराइजेबिलिटी बढ़ने पर ज्यादा वेपर ड्राई एयर के साथ भी बाहर निकलती है, इसलिए मास का रिडक्शन भी ज्यादा होता है। तो क्या लिक्विड का वेपर प्रेशर और लिक्विड के मास का रिडक्शन क्या दोनों प्रोपोर्शनल नहीं हो गए क्या?
यानी कि डिक्रीज इन द वेट ऑफ लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। क्योंकि लिक्विड जितना ज्यादा वेपराइजेबल होगा उतना ज्यादा मास लेकर के बाहर निकलेगा। टाइम हो भी गया क्या? हाँ टाइम हो गया।